मेरी देवरानी कुछ काम नहीं करती। शाम के समय खेत से काम करके पसीने में तरबतर थकी मीना सिर पर हरी घास का बोझा लिए गांव से होती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी वो सुखी काकी के घर के पास पहुंचती है। अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठी सुखी काकी उसे देखती हैं और आओ मीना बहू, बैठो कुछ देर, दरबार करती जाओ, इतनी जल्दी क्या है। ना काकी, बिल्कुल समय नहीं है दरबार करने का, घर पर बहुत काम पड़ा है। अभी जाकर घर की साफ सफाई करनी है, दूध दूना है और फिर खाना बनाना है। बच्चे भूखे होंगे मेरे। हाँ सही कह रही हो, जब से तुम्हारी दोनों नंदों की शादी हुई है तब से काम का सारा बोझ तुम पर ही आ गया है। हाँ काकी, क्या बताऊं, पहले सुबह जल्दी उठकर घर का काम निपटाओ, फिर खेत पर जाओ, दिन भर खेत में कटाई बुआई का काम करो, फिर शाम को खेत से आकर फिर घर का काम संभालो। बस ऐसे ही बीत रहे हैं दिन। तो फिर अपने देवर की शादी क्यों नहीं करवा देती? देवरानी आएगी तो कम से कम घर के काम का बोझ तो कम हो जाएगा। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, आज जाकर पापा जी से बात करती हूँ। मीना बोझा संभालती हुई आगे बढ़ जाती है। मीना का घर गांव के दूसरी तरफ है, जो कि आधा कच्चा और आधा पक्का है। घर के सामने बड़ा सा आंगन है और पिछले हिस्से में गौशाला है, जहां 2 गायें और 2 भैंस बंधी हुई हैं और एक छोटा सा बछड़ा भी है। गौशाला के पास ही एक कुआं भी है। जैसे ही मीना अपने घर के आंगन में पहुंचती है, गौशाला के बछड़े से खेल रहे उसके दोनों बच्चों को उसकी आहट सुनाई दे जाती है। वो दोनों भागकर उसके पास आते हैं और उससे लिपट जाते हैं। मामी मामी, खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। मीना प्यार से उनके गाल सहलाती है। बस थोड़ी देर में बनाती हूँ खाना, जब तक तुम दोनों हाथ मुंह धो लो। मीना घास का बोझा गौशाला के पास रखती है, फिर गौशाला की साफ सफाई करके कुएं से पानी निकालकर मवेशियों को पानी पिलाती है और फिर उनके सामने घास डालती है। उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाती है, फिर गाय का दूध दोहती है और उसके बाद कुएं के पास नहाती है और फिर आंगन में बने मिट्टी के चूल्हे के पास जाकर चूल्हे में आग जलाती है। मैं बहुत थक गई हूँ, सिर्फ रोटी ही सेकूंगी, सब लोग अचार के साथ खा लेंगे। तब तक सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। मीरा के ससुर देवर और पति रवि, शुभम और दयाराम भी खेत से वापस आ जाते हैं। रवि घर की लाइट्स ऑन करता है और फिर सभी लोग आंगन में एक साथ बैठ जाते हैं। अरे बहू, कितनी देर और लगेगी? मुझे बहुत भूख लगी है। बस पापा जी 2 मिनट में अभी रोटी और अचार परोसती हूँ। कुछ ही देर में मीरा रोटी सेंककर अचार और प्याज के साथ सभी को परोसती है। रोटी और अचार देखकर शुभम मुंह बनाता है और आज फिर अचार और रोटी? भाभी, पूरे दिन खेतों में इतनी मेहनत करने के बाद कम से कम रात को तो ढंग का खाना मिलना चाहिए। हाँ बहू, सब्जी भी बना दिया करो, खाने का स्वाद बढ़ जाता है। पापा जी, आपको पता तो है कि इस समय खेत में कटाई का काम जोरों पर है और घर का सारा काम भी मुझे अकेले ही करना पड़ता है। जब से नंदू की शादी हुई है तब से तो मुझे बात करने का भी समय नहीं मिल पाता। मैं पूरी तरह थक चुकी होती हूँ। यह बात भी सही है मीना। पापा जी, आप एक काम क्यों नहीं करते? देवर जी की शादी कर दीजिए, देवरानी आएगी तो घर का काम वो संभाल लेगी और खेत का काम मैं संभालती रहूंगी। बहू, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन क्या तुम्हारा देवर शादी के लिए मानेगा? तुम्हें पता है उसके नखरे। हाँ पापा, मैंने पहले ही कह दिया था, मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगा, किसी के कहने पर या किसी के दबाव में आकर नहीं करूंगा। जब मुझे लड़की पसंद आ जाएगी तो मैं आप सबको बता दूंगा। अरे तूने पहले भी एक लड़की पसंद की थी और बाद में एंड मौके पर नापसंद कर दी। अरे रिश्ते की सारी बात हो गई थी, रिश्तेदारों और गांव वालों में हमारी कितनी थू थू हुई थी, तुझे पता भी है। अब तू अपनी मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से शादी करेगा। देखो भैया, मुझे नहीं पता, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो मुझे पसंद आएगी, बाकी जोर जबरदस्ती में कुछ नहीं करूंगा। गर्मा गर्मी भरे माहौल में सब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, लेकिन मीना बर्तन धोने के बाद सोती है। शादियों का सीजन था और दयाराम जी को बहुत सारे कार्ड्स आए हुए थे, जिनमें से ज्यादातर निमंत्रण शुभम ने पूरे किए। एक सुबह शादी से लौटने के बाद शुभम के चेहरे पर खुशी अलग ही झलक रही थी। वो आंगन में बैठे गुड़ चना खा रहे दयाराम के पास जाता है और पापा, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ हाँ, बता, क्या बात है? और तू इतना खुश क्यों है? मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ऐसे कैसे तेरी शादी किसी भी लड़की से कर दे? देख तो रहा है आजकल का माहौल कैसा है। मैं नहीं जानता, मैं उसी से शादी करूंगा। उन दोनों की बात सुनकर दौड़ी दौड़ी मीना उनके पास आती है और ससुर जी, आप क्यों रोकते हैं देवर जी को? करने दीजिए उनके मन की, और वैसे भी उन्हें और देवरानी जी को साथ में रहना है तो देवर जी को पूरा हक है अपनी जीवन संगिनी चुनने का। अरे लेकिन बहू, मैं ऐसे कैसे हाँ कह दूं? पहले भी इसने ऐसे ही किया था और बाद में मुकर गया था।
पापा जी, हो जाती हैं गलतियाँ। जरूरी थोड़ी है कि देवर जी से एक बार जो गलती हुई है वही गलती दोबारा होगी। उन्होंने अगर इतना बड़ा फैसला दोबारा लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, और जरूर मेरी देवरानी में कुछ खास होगा जो उन्होंने मेरे देवर जी का दिल चुराया है। मीना के समझाने पर और शुभम की जिद के आगे दयाराम को झुकना पड़ता है और वो शादी के लिए मान जाता है। 20 दिन के अंदर अंदर ही शुभम की शादी आरती से हो जाती है और वो मीना को देवरानी बनकर उसके घर में आ जाती है। मीना पूरी खुशी से आरती का गृह प्रवेश करवाती है और उसके मुंह दिखाई की रस्म के लिए उसी दिन वो खुद गांव में सबको न्योता देने भी जाती है। मीना सुखी काकी के घर भी जाती है। सुखी काकी, शाम को मेरी देवरानी की मुंह दिखाई है, आपको जरूर आना है। गांव में पहली बार किसी जेठानी को अपनी देवरानी के आने पर इतना खुश होते देखा है। भगवान करे तेरी देवरानी भी इतनी अच्छी हो, उसे भी जेठानी मिलने पर तेरे जितनी ही खुशी हो। भगवान करे ऐसा ही हो काकी। गांव की औरतों को न्योता देने के बाद मीना घर चली जाती है और अपनी देवरानी की मुंह दिखाई की तैयारी में लग जाती है। सूरज ढलते ही मीना का घर रोशनी से जगमगा जाता है और एक एक करके गांव की औरतें आने लगती हैं। वो सभी आरती का मुंह देखती हैं और बहू तो बहुत अच्छी है। बहू, अपनी जेठानी के साथ मिलकर ये घर संभालना। हमने तुम्हारे ससुराल वालों के बुरे से बुरे दिन भी देखे हैं, ऐसी गरीबी भी देखी है कि जब इनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी। फिर तुम्हारी सास का देहांत हो गया, उसके बाद आनन पानन में तुम्हारी जेठ की शादी हो गई। फिर तुम्हारी जेठानी ने अपनी समझदारी से ये घर संभाला। आरती बहू, अब तुम्हें भी यही जिम्मेदारी उठानी है, समझदार बनना है और अपनी जेठानी के साथ मिलकर ये घर संभालना है, लोगों की बातों में नहीं आना। अब मुंह दिखाई की रस्म पूरी होते ही गांव की सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं और शादी में आई मीना की दोनों नंदें बबली और रीना आरती को अपने कमरे में ले जाती हैं। उनके बीच क्या बात हुई ये मीना को पता नहीं चलता। अगली सुबह मीना हमेशा की तरह जल्दी उठती है, घर के सारे काम करती है और फिर खेत जाने की तैयारी करती है। तभी उसे ध्यान आता है, अभी तक देवरानी जी उठी नहीं। मीना अपने देवर के कमरे के पास जाती है और देखती है कि दरवाजा अंदर से बंद है। मीना दरवाजा खटखटाती है और अरे देवर जी, देवरानी जी, उठो, आज उठना नहीं है क्या? देखो सुबह के 9 बज गए हैं, मैं खेत जा रही हूँ। देवरानी जी, तुम घर का काम संभालना। मीना की आवाज सुनकर आरती कमरे से बाहर निकलती है और एकदम से मीना को घूर कर देखती है। क्या हुआ देवरानी जी, ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं जेठानी जी, आप जाओ खेत का काम संभालो, मैं घर देख लूंगी। ठीक है देवरानी जी। मीना थोड़ा हैरान होती है पर खुश भी होती है कि चलो अब काम में मदद होगी। मीना खेत चली जाती है। उसके खेत जाने के बाद आरती पूरे घर की साफ सफाई करती है, फिर छोटी सी रसोई में जाकर गैस चूल्हा जलाती है और हलवा बनाने की तैयारी करती है। उधर खेत पहुंचकर मीना मजदूरों के साथ पूरी लगन से टमाटर तोड़ने का काम करने लगती है। वो बहुत खुश थी। मीना आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो। अरे खुश क्यों ना हो, इतनी अच्छी देवरानी जो मिली है और अब मीना को थोड़ा आराम भी मिलेगा। हाँ काकी, मैं बहुत खुश हूँ। उस दिन मीना के शरीर में गजब की फुर्ती थी। उसने फटाफट टमाटर तोड़े और दोपहर होते ही अपने हिस्से का काम खत्म करके हरी घास लेकर घर वापस लौट आई। घर पहुंचते ही आंगन में बैठे राहुल और बिट्टी दौड़कर उसके पास जाते हैं और उससे लिपट जाते हैं। मम्मी मम्मी, हमें भी हलवा खाना है। तुम्हें हलवा खाना है? रुको मैं अभी बनाती हूँ। नहीं मम्मी, चाची ने बनाया, चाची से कहो ना हमें भी दे दे। ये सुनकर मीना को हैरानी होती है। बोझा आंगन में रखकर मीना अपनी देवरानी के कमरे में जाती है तो देखती है कि वहां उसकी देवरानी और नंदें बैठी आपस में बातें कर रही हैं, लेकिन उसे देखते ही वो तीनों खामोश हो जाती हैं। देवरानी जी, तुमने हलवा बनाया था लेकिन बच्चों को नहीं दिया। हाँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही बनाया था जो हम सबने खा लिया। बच्चों को देते देते खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मैं फिर से बना देती हूँ। ठीक है छोटी भाभी, अब हम दोनों जाते हैं, बस का टाइम हो गया। और हाँ, हमने जो तुम्हें समझाया है उस बात पर ध्यान देना। वो दोनों मीना की तरफ देखती भी नहीं है और चली जाती हैं। मीना के मन में कुछ और चल रहा था, इसलिए वो भी ध्यान नहीं देती। हमेशा की तरह मीना पहले गौशाले की साफ सफाई करती है, फिर मवेशियों को चारा पानी देने के बाद नहा धोकर रसोई में जाती है और कढ़ाई ढूंढती है, लेकिन उसे कढ़ाई नहीं मिलती। तो वो अपनी देवरानी के कमरे में जाती है और बिस्तर पर बैठी देवरानी से, देवरानी जी, तुमने कढ़ाई धोकर कहाँ रखी है? मैंने धोई ही नहीं, वो देखो बाहर रखी है। मीना बाहर कुएं के पास देखती है जहां कढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे झूठे बर्तन रखे थे। अरे देवरानी जी, जब तुमने हलवा बनाया था तो बर्तन भी साफ करके रख देती। कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी। मीना कुएं के पास जाकर झूठे बर्तन धोती है और फिर रसोई में आकर हलवा बनाकर बच्चों को खिलाती है।
तभी मीना देखती है कि आरती हॉल में रखा दहेज का सामान जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी और फ्रिज अपने कमरे में ले जाकर रख देती है। तभी मीना आरती के कमरे में जाती है और देवरानी जी, फ्रिज रसोई में रख दो, सबके काम आएगा। रसोई में जगह ही कहाँ है, इसीलिए मैंने अपने कमरे में रखवा लिया है। वॉशिंग मशीन को तो बाथरूम में रख दो, यहाँ कैसे कपड़े धुलेंगे? बाथरूम में नमी होती है, वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगी, इसीलिए मैंने अपने कमरे में रखवा ली है। मीना चुप हो जाती है। तभी आरती आंगन में जाकर आंगन में रखा झाड़ू उठाती है। मीना उसके पास जाती है और उससे झाड़ू ले लेती है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? झाड़ू रखो। लोग तुम्हें झाड़ू लगाते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि देवरानी को आए अभी 2 दिन नहीं हुए और जेठानी ने उसे झाड़ू थमा दिया। जेठानी जी, आप गलत समझ रही हो। मैं आंगन में झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बल्कि अपने कमरे में लगाऊंगी। आरती मीना के हाथ से झाड़ू लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तब तक बाकी घर वाले भी खेत से आ जाते हैं। मीना उन्हें हॉल में खाना परोसने लगती है। आरती कमरे से झाड़ू लगाकर कचरा कमरे के बाहर दरवाजे के पास इकट्ठा कर देती है। कचरे पर मीना की नजर पड़ती है तो वो आरती के कमरे में जाती है और देवरानी जी, तुमने अपने कमरे में झाड़ू लगाया ही था तो कचरा बाहर फेंक देती। हॉल में बैठा खाना खा रहा दयाराम मीना की बात सुनता है और क्या हुआ बहू, तुम अपनी देवरानी से लड़ क्यों रही हो? अरे ससुर जी, मैं कहाँ लड़ रही हूँ, मैं तो बस देवरानी जी को कुछ बता रही हूँ। अरे नई बहू है, अगर उसने कचरा बाहर नहीं फेंका तो तुम ही फेंक दो। हाँ ससुर जी, मैं फेंकती हूँ। मीना झाड़ू उठाती और कचरा घर के बाहर लगा देती है। खाना खाने के बाद मीना झूठे बर्तन ले जाकर कुएं के पास साफ करके उन्हें किचन में रखती है और अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करती है। फिर दोपहर के लगभग 3 बजे खेत जाने की तैयारी करती है। मीना अपनी देवरानी के कमरे के बाहर आती है और देवरानी जी, मैं खेत जा रही हूँ, तब तक तुम घर का पूरा काम कर लेना, जैसे मवेशियों को चारा देना, गौशाला की साफ सफाई करना और खाना बनाने की तैयारी, और बच्चों का भी ख्याल रखना। आरती मीना की बात का जवाब नहीं देती और मीना खेत चली जाती। और जब मीना शाम को खेत से घर वापस लौटती है तो देखती है कि गौशाला वैसी की वैसी गंदी पड़ी है। गाय भैंस भूखे प्यासे हैं, चिल्ला रहे हैं और आंगन में सूखी पत्तियां पड़ी हैं। मीना ये सब देख ही रही होती है कि तभी कमरे से राहुल और बिट्टी भागकर उसके पास आते हैं और उससे लिपट जाते हैं। मम्मी खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। क्यों, तुम्हारी चाची ने नहीं दिया? नहीं, चाची तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मीना झुंझलाहट में आरती के कमरे के पास जाती है और आरती, तुम क्या कर रही हो अपने कमरे में? आरती अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और आंख मलती हुई बाहर निकलती है। जेठानी जी, लेटी हुई थी तो आंख लग गई थी। मैं तुम्हें बोल कर गई थी ना कि घर का सारा काम कर लेना, तुमने तो झाड़ू भी नहीं लगाया। देखो, मवेशी प्यास और भूख के मारे परेशान हो रहे हैं। तुमने वहाँ की भी साफ सफाई नहीं की और रसोई ऐसी की ऐसी ही पड़ी है, बच्चे भी भूखे हैं। तभी शुभम आ जाता है। भाभी, ये क्या बोल रही हो तुम तो ऐसे काम गिना रही हो जैसे कि आरती इस घर की नौकरानी हो। आरती नौकरानी नहीं है, वो भी मेरी तरह इस घर की बहू है, तो उसकी भी मेरी तरह जिम्मेदारी बनती है इस घर के प्रति। बस वही समझा रही थी। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, उससे जितना काम होगा उतना करेगी। और अगर आपको घर के काम की इतनी फिक्र है तो खेत से जल्दी आ जाया करो ना और काम कर लिया करो। शुभम की बात सुनकर मीना एकदम शांत हो जाती है, लेकिन उसकी आंखें भर आती हैं। मीना सबसे पहले गौशाला जाकर वहां की साफ सफाई करती है, मवेशियों को पानी पिलाती है, फिर चारा डालती है, फिर गाय का दूध दोती है, फिर नहा धोकर आंगन में रखे चूल्हे में आग लगाकर रोटियां सेकने लगती है। लेकिन उसकी देवरानी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। रोटी सेककर मीना आंगन में बैठे सभी लोगों को अचार के साथ सर्व करती है। शुभम रोटी उठाता है और भाभी, आज फिर तुमने अचार रोटी दे दी, कब सुधरोगी आप? अरे बड़ी बहू, क्या होता जा रहा है? तुम तो दिन पर दिन काम चोरी करने लगी हो। अरे ससुराल वालों को तो रोकी रोटी बनाकर खिलाती हो और मायके वाले आ जाते हैं तो 56 भोग बनाने लगती हो। मीना चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती है, कोई जवाब नहीं देती। सबके खाना खा लेने के बाद वो कुएं के पास ले जाकर झूठे बर्तन साफ करती है और फिर अपने कमरे में जाती है, जहां पलंग पर रवि के साथ लेटे राहुल और बिट्टी। मम्मी, हमें कहानी सुनाओ ना। क्या है, चुपचाप सो जाओ, मुझे परेशान मत करो। क्या हुआ, तुम बच्चों पर भड़क क्यों रही हो? तो क्या करूं, देख रहे हो ना, 2 दिन से 2 दिन आए हो गए देवरानी जी को, लेकिन उसने कुछ काम नहीं किया और तुम्हारे पापा और तुम्हारा भाई उल्टा मुझे ही दोषी ठहराते हैं। तुम तो समझदार हो, वो अभी नई नई आई है, उसे घर का माहौल समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम्हें भी तो वक्त लगा था ना, जब समझ जाएगी तो खुद अपनी जिम्मेदारी समझ लेगी। तुम अभी सो जाओ और अपना गुस्सा ठंडा करो। रवि की बात सुनकर मीना बिस्तर पर लेट जाती है। इसी तरह 2-4 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मीना जब गाय का दूध धोकर रसोई की तरफ आ रही होती है तो देखती है कि आरती वॉशिंग मशीन अपने कमरे से निकालकर बाथरूम में ले जाती है और अपने पति और ससुर के कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रही होती है। चलो अच्छा है, आज
देवरानी जी कपड़े धोएंगी तो एक काम में मेरी मदद हो जाएगी, एक काम मुझे नहीं करना पड़ेगा। सोचती हुई मीना अपने कमरे में जाती है और मैले कपड़े लेकर बाथरूम में पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है कि उसकी देवरानी वॉशिंग मशीन से राहुल और बिट्टी के मैले कपड़े, शर्ट और फ्रॉक बाहर निकालकर फेंक रही है। देवरानी जी बच्चों के कपड़े क्यों निकाल रही हो वॉशिंग मशीन से? आपके बच्चों के कपड़े आप धो, मैं क्यों धो? मैंने किसी के बच्चों के कपड़े धोने का ठेका नहीं ले रखा है। देवरानी जी, मैंने आपसे ऐसा कब कहा कि आप मेरे बच्चों के कपड़े धो? मीना अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आरती उसके हाथों में कपड़े देखती है और जेठानी जी, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की सोचना भी मत। वॉशिंग मशीन मेरे माँ बाप ने मुझे अपने कपड़े धोने के लिए दी है, ना कि आप लोगों के। अपनी देवरानी की बात सुनकर मीना की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो तुरंत बात पलट देती है। अरे देवरानी जी, आप गलत समझ रही हो। मैं तो कपड़े हाथ से ही धोऊंगी, जैसे हमेशा से धोती आई हूँ। ऐसा बोलकर मीना कुएं की तरफ चली जाती है। उस दिन के बाद मीना देखती है कि आरती सिर्फ अपना काम करती है, जैसे अपने कमरे में झाड़ू लगाना, खुद के और शुभम के कपड़े धोना, सिर्फ अपने और शुभम के लिए खाना बनाना। आरती चाहे जो बनाए राहुल और बिट्टी को एक चम्मच भी नहीं देती थी। मीना दिल पर पत्थर रखकर सब सहती है। एक सुबह मीना खेत जा रही थी, रास्ते में उसे सूखी काकी मिलती हैं। अरे मीना, जब से देवर की शादी हुई है तब से तुम घमंडी हो गई हो, किसी से बात ही नहीं करती। लगता है देवरानी खूब सेवा कर रही है। अरे काकी, कहाँ घमंड, जब से देवरानी आई है तब से तो और ज्यादा काम बढ़ गया है। ये तुम क्या कह रही हो? मीना सूखी काकी को सारी बात बताती है। मेरी देवरानी कुछ काम नहीं करती काकी, सब मैं ही करती हूँ। तेरे ससुर और देवर कुछ नहीं बोलते? वो क्यों बोलेंगे, वो भी उसी का साथ देते हैं। अच्छा ठीक है, अभी मुझे खेत में बहुत काम है, मैं जाती हूँ, बाद में बात करूंगी। मीना खेत चली जाती है और अकेली ही टमाटर तोड़ने लगती है। कुछ देर बाद उसका ससुर, पति और देवर भी वहां पहुंच जाते हैं। दोपहर होने पर मीना वापस घर लौट आती है। हमेशा की तरह हरी घास लेकर मीना जब गौशाला के पास जाती है तो देखती है कि राहुल और बिट्टी कुएं से रस्सी और बाल्टी से पानी खींचकर गाय को पिला रहे हैं। मीना भागकर उनके पास जाती है और रस्सी उनके हाथ से लेकर। अरे तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? कुएं में गिर जाते तो? मम्मी देखो ना, गाय प्यासी है, कैसे चिल्ला रही है, मुझे पानी पिला रहे हैं। तुम्हारी चाची क्या कर रही हैं? पता नहीं, होंगी अपने कमरे में। मीना आरती के कमरे में जाती है तो आरती टीवी देख रही होती है। देवरानी जी, मैं जानती हूँ कि तुम घर का कुछ काम नहीं करती हो, लेकिन कम से कम मवेशियों को पानी तो पिला ही सकती हो या बच्चों का ख्याल रख सकती हो। बच्चे उन्हें पानी पिला रहे थे, अगर कुएं में गिर जाते तो कौन जिम्मेदार होता? आपके बच्चे हैं, आप संभालो उन्हें, और मवेशी आपने पाले हैं तो मैं उनकी सेवा क्यों करूं? आरती का जवाब सुनकर मीना हैरान हो जाती है और फिर वो गौशाला की साफ सफाई करती है, गाय का दूध दोहती है और रसोई में रखने जाती है तो वहां रखे झूठे बर्तन देखती है। लगता है आज फिर इसने खाना बनाकर खुद खा लिया है और झूठे बर्तन मेरे लिए रख दिए हैं। मीना कुएं के पास बर्तन ले जाकर साफ करके आंगन में चूल्हे के आग जलाकर सब्जी बनाने लगती है। तभी आरती रसोई से दूध उठाकर अपने कमरे में ले जाने लगती है। मीना उसे देखती है और अरे देवरानी जी, दूध कहाँ ले जा रही हो? जेठानी जी, इतनी गर्मी में दूध खराब हो जाएगा, मैं फ्रिज में रखने के लिए ले जा रही हूँ। आरती दूध फ्रिज में रख देती है। मीना सब्जी रोटी बनाकर सब लोगों को आंगन में परोसती है और आरती देखती रहती है। अगली सुबह मीना दूध धोकर जब रसोई में रखती है तो राहुल और बिट्टी उसके पास आते हैं और मम्मी आज खीर बना दो ना। मीना कुएं के पास ब्रश कर रही आरती के पास जाती है और देवरानी जी, शाम का दूध फ्रिज में रखा था ना, वो ला दो, खीर बनानी है। दूध? वो तो मैं रात में ही पी गई थी। इतना सारा दूध अकेले पी गई? हाँ, तो क्या मैं अपने घर में दूध भी नहीं पी सकती? पी सकती हो देवरानी जी, लेकिन जब गाय को चारा पानी देने की बारी आती है तो कहती हो कि आपकी गाय हैं, आप करो। और अब वहीं पास ही खड़ा शुभम उनकी बातें सुन रहा था। ये क्या बात है भाभी, अपना हक क्यों जमा रही हो? ये घर सिर्फ आपका नहीं है, हम सबका भी है। जितना हक आपका है उतना हक आपकी देवरानी का भी है इस घर पर। मीना आंगन में बैठे दयाराम के पास जाती है और देखो पापा जी, कैसी बात कर रहे हैं देवर जी, मैंने तो इन्हें कुछ कहा भी नहीं। वो सही कह रहा है, तू अपना मालिकाना हक क्यों जमा रही है इस घर पर? अभी तक तू हमें खाना पानी देने वाली इकलौती थी, लेकिन अब तेरी देवरानी आ गई है तो मैं तुझसे बिल्कुल भी नहीं दबने वाला। मैंने ऐसा कब कहा कि आप मुझसे दबिए? बहू कहने की जरूरत नहीं है, मैं देखता आ रहा हूं इतने सालों से। क्या देखते आ रहे हो? इतने सालों से इस घर को इतने अच्छे से संभाला, वो देखा? या मेरी देवरानी कुछ काम नहीं करती, वो देख रहे हो पापा जी? 2 वक्त की रोटी बनाकर खिलाना घर संभालना नहीं होता।
मैं दिन रात मेहनत करके अनाज उगाता था, तब जाके तू हमें 2 वक्त की रोटी खिलाती थी, जो कोई भी कर सकता था। तू नहीं करती तो मैं कर लेता। ये सुनकर मीना को बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रवि किसी काम से कहीं गया हुआ था। वो जब घर आता है और मीना को रोते हुए देखता है तो, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? जब मैं इस घर में आई थी तब मुझे शादी का मतलब ही नहीं पता था। मैंने देखा तुम्हारे भाई बहनों को, तुम्हारी मम्मी के ना रहने के बाद उनका क्या हाल था। मैंने उन्हें अपने हिस्से का खाना दिया, अपने तन के कपड़े तक उन्हें दिए, लेकिन आज कुछ काम ना करने वाली सबकी लाडली हो गई और जिसने काम कर करके अपनी हड्डियां गला दी उसकी कोई कद्र नहीं है। अरे शांत हो जाओ मीना, तुम तो समझदार हो, एक दिन वो तुम्हें समझेंगे। समझदार बोलकर मुझे शांत कराओ, उन्हें कुछ मत समझाना। मीना गुस्सा होकर घर के सारे काम करने लगती है और हमेशा की तरह उसकी देवरानी कुछ नहीं करती। अब कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर एक रात आरती और शुभम अपने कमरे में लेटे हुए थे और शुभम कुछ सोच रहा था। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? कल खेत में काम कुछ ज्यादा है और कल भैया और पापा को बाजार भी जाना है और खेत के काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, बस इसलिए परेशान हूँ। तो परेशानी किस बात की है? मैं हूं ना, मैं खेत का भी काम कर सकती हूँ। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। चलो ठीक है, कल से आ जाना खेत में काम करने। बातें करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन रवि, शुभम और दयाराम बाजार निकल जाते हैं और मीना घर का काम करने के बाद जब खेत पहुंचती है तो देखती है कि आरती भी खेत में है। कुछ काम ना करने वाली देवरानी आज खेत में काम करने कैसे आ गई? टमाटर तोड़ रही आरती के बगल में मीना भी टमाटर तोड़ने लगती है और जब दोपहर के 12 बज जाते हैं तब मीना आरती के पास जाती है और, देवरानी जी एक काम करो, धूप ज्यादा हो रही है, तुम ज्यादा देर काम ना करो, घर जाकर खाना बना लो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं खेत का काम नहीं कर सकती? तुम मुझे कामचोर साबित करना चाहती हो? अरे देवरानी जी, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि तुम घर का काम कर लोगी और मैं खेत का काम। घर के काम की इतनी फिक्र है तो तुम ही घर जाओ और खाना बना लो। अब बात का बतंगड़ ना बन जाए इसलिए मीना काम छोड़कर घर आ जाती है और दोपहर का खाना बनाती है। तब तक तीनों लोग भी बाजार से वापस आ जाते हैं। रवि, राहुल और बिट्टी तो हॉल में खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन दयाराम और शुभम के कमरे में होते हैं। तभी मीना उन्हें बुलाने जाती है। खाना बन गया है, आकर खा लीजिए। वो कुछ नहीं बोलते और मीना हॉल में आ जाती है। तब तक रवि और बच्चे खाना शुरू कर देते हैं। अरे रुक जाओ, पापा जी और देवर जी को आ जाने दो। आ जाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। जब सब खाना खा लेते हैं तो मीना झूठे बर्तन लेकर कुएं के पास जाती है तो देखती है कि गौशाला के पास आरती ईंट के चूल्हे में खाना बना रही है। देवरानी जी, अलग से खाना क्यों बना रही हो? मैंने तो सबके लिए खाना बना लिया है। मुझे अब आपका एहसान नहीं चाहिए। आज से मैं अपने पति और ससुर जी का खाना अलग बनाऊंगी। उन दोनों की बात सुनकर सभी घर वाले वहां आ जाते हैं। ससुर जी सुन रहे हो, देवरानी जी क्या बोल रही हैं? सही बोल रही है। आज से वो अलग खाना बनाएगी और मैं उसके साथ खाऊंगा। मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना। ससुर जी, आप देखते हो कि मेरी देवरानी कुछ काम नहीं करती, लेकिन उसे समझाने के बजाय आप उसी का साथ दे रहे हो। हाँ, मैं कुछ काम नहीं करती, आप ही तो मेरा काम करने आती हो ना। बात बढ़ती देखकर रवि मीना को अपने कमरे में ले जाता है। उस दिन के बाद घर में 2 चूल्हे जलने लगते हैं। फिर एक शाम मीना सपना की बेटी सोनम की हल्दी में जाती है, जहां गांव की बहुत सी औरतें मौजूद थीं। सुखी ताई भी। मीना सोनम को हल्दी लगाकर घर वापस लौटने ही वाली थी कि तभी गांव की औरतें और सुखी काकी उसे टोकती हैं। अरे रुको, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? अरे काकी, अभी घर पर बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और सुबह जल्दी खेत भी जाना होता है। तुम्हारी देवरानी है ना, वो कर लेगी काम। अब आपको मैं क्या ही बताऊं, मेरी देवरानी कुछ काम नहीं करती, मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। मीना उन्हें सारी बात बताती है। तो तुम्हारे ससुर कुछ नहीं बोलते? उन्होंने ही तो उसे बढ़ावा दिया है। अब मैं क्या ही बोलूं तुम्हारे घर के मामले में। ठीक है काकी, अब मैं चलती हूँ। मीना की बातें वो औरतें भी सुनती हैं। मीना अपने घर वापस लौट आती है। विमला आरती के पास जाकर मीना की चुगली कर देती है। अगले दिन दोनों देवरानी जिठानी खेत पहुंचती हैं, जहां मेड़ पर बैठी आरती टमाटर तोड़ रही मीना को सिर्फ घूरती रहती है। क्या हुआ देवरानी जी, आज कुछ नहीं करना क्या? बैठी हो आराम से। आरती कुछ नहीं बोलती और मीना अपना काम करके घर वापस आ जाती है। उसके पीछे पीछे आरती भी घर वापस आ जाती है। घर पहुंचकर सभी काम करने के बाद मीना रसोई में खाना बनाती है और आरती अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसका ससुर आता है। अरे छोटे बहू, खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। पापा जी, खाना नहीं बनाए। इतनी दोपहर हो गई और खाना अब तक नहीं बना। मेरी जेठानी कहती फिरती है गांव में कि मेरी देवरानी कुछ काम नहीं करती, मेरी देवरानी कुछ काम नहीं करती। तो आज से मैं कुछ भी काम नहीं करूंगी और हाँ,
अब आप मुझे अलग कर दो, मुझे एक में नहीं रहना। हाँ, मैं सही तो बोलती हूँ, तुम करती क्या हो? घर का सारा काम मैं अकेले करती हूँ, तुम सिर्फ अपना काम करती हो। तब तक वहां सभी घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं। भाभी तुम क्या चाहती हो? जैसे तुमने जिंदगी भर हमसे गुलामी करवाई, अब तुम्हारी देवरानी भी तुम्हारी गुलामी करे। कैसी गुलामी? देवर जी, आप ये क्या कह रहे हो? आरती कमरे में जाती है और वहां से एक चिट्ठी लाकर आरती के हाथ में थमा देती है और बचपन से जो कुछ भी तुमने मेरे पति, मेरी नंदो और ससुर के साथ किया है, वो सब मेरे पति ने इस चिट्ठी में लिख रखा है, खुद पढ़ लो। मीना आरती के हाथ से चिट्ठी लेकर जोर जोर से पढ़ने लगती है। मेरी भाभी हम सभी भाई बहनों को मारती हैं, हमें भूखा रखती हैं, नए कपड़े नहीं खरीदती, बात बात पर डांटती हैं, काम करवाती हैं। चिट्ठी पूरी पढ़ते पढ़ते मीना की आंखों से आंसू बहने लगे थे और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी थी। जो बात मेरे पति ने इस चिट्ठी में लिखी है, वही बात मुझे नंदो ने भी बताई है। तो ये सोच है आप भाई बहनों की मेरे बारे में? सोच नहीं, हकीकत है। मैं देखता था कि त्योहार पर बच्चे नए कपड़े पहनते थे, लेकिन हम पुराने फटे कपड़ों में ही त्योहार मनाते थे। देवर जी, आपको पता है जब आपकी माँ का देहांत हुआ था तब आप कितने साल के थे? जब मैं इस घर की बहू बनकर आई थी तब मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी और इस घर के हालात भी ठीक नहीं थे। फिर भी मैंने आप सबको और इस घर को जैसे तैसे संभाला। घर में कभी चावल खत्म हो जाता था तो कभी दाल, तो कभी आटा। फिर भी मैंने अपने हिस्से का खाना भी आपको दिया था, अपने हिस्से के कपड़े भी आपको दिए, और आज आप ऐसी बातें कर रहे हो। बहुत सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। शुभम ने जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है और तुम्हारी देवरानी कुछ गलत नहीं कर रही है। उनमें से किसी को भी नहीं पता था सुखी काकी वहां आ चुकी हैं और सभी की बातें सुन रही हैं। दयाराम, तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? तू भूल गया होगा अपने बुरे दिन। मैं नहीं भूली। जब तेरी पत्नी का देहांत हुआ था और तेरी बड़ी बहू इस घर में आई थी, तब तेरे घर में खाने को एक दाना नहीं होता था। तब गांव वाले तेरी मदद करते थे और फिर तेरी बहू खाना पकाकर सबको खिलाती थी। वो खुद एक बच्ची थी, फिर भी उसने तेरे बच्चों को संभाला। तुझे तो इतना भी ख्याल नहीं रहता था तेरे बच्चों का पेट भरा है या नहीं, उनके तन पर कपड़े हैं या नहीं। और आज जब वो समझदार हो गए, समझने लायक हो गए, तो वही तेरी बड़ी बहू को गलत समझ रहे हैं और तू भी उन्हीं का साथ दे रहा है, नालायक। सुखी की बात सुनकर जैसे दयाराम के शरीर में बिजली का झटका लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। हाँ काकी, तुम सही कह रही हो। मैं भूल गया था कि बड़ी बहू ने इस घर के लिए क्या किया है और पता नहीं कब और कैसे मैं बहू से नफरत करने लगा। अपने ससुर और सुखी काकी की बात सुनकर आरती कुछ सोचती है और जब जेठानी जी ने इस घर के लिए इतना कुछ किया तो फिर नंदो ने मुझे जेठानी जी के खिलाफ क्यों भड़काया? तेरी नंदे चिढ़ती थी तेरी जेठानी से, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो घर की मालकिन बन बैठी है, इसीलिए उन्होंने भड़काया होगा, और कुछ नहीं। आरती बहू, तुम खुद समझदार हो, तुमने खुद देखा होगा कि ये घर कितना व्यवस्थित है और तुम्हारी जेठानी घर का सारा काम अकेले करती है। और आज ये घर इतना समृद्ध है तो तुम्हारी जेठानी की वजह से है। आरती वहीं खड़ी पूरे घर में अपनी नजर घुमाती है और मीना के सामने हाथ जोड़कर, जेठानी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने नंदो की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गलतफहमी की वजह से मैंने कुछ काम नहीं किया, लेकिन अब से मैं आपके हर काम में आपकी मदद करूंगी और हम मिल बांट कर घर की जिम्मेदारी उठाएंगे। शुभम भी अपने दोनों हाथ जोड़कर मीना के पास जाता है और भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने भी अपनी दीदी की बातों में आकर आपको गलत समझा। बड़ी बहू, मुझे तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे भी माफ कर दो। आप सब माफी मत मांगिए, आपकी गलती नहीं है। शायद हालात ही ऐसे बन गए होंगे कि आपको गलतफहमी हो गई। मुझे इस बात की खुशी है कि अब आप सबकी गलतफहमी दूर हो गई है। देखा मीना, कितनी समझदार है, तुम सब इसे गलत समझ रहे थे। अब मैं जेठानी जी के साथ मिलकर इस घर को और आगे ले जाऊंगी और किसी की भी बातों में नहीं आऊंगी। अपनी गलती का एहसास होते ही कुछ काम न करने वाली देवरानी हर काम में अपनी जेठानी का हाथ बटाने लगी, और तो और जब उसे कुछ समझ में ना आता तो अपनी जेठानी की राय भी लेती है।